अधिगम चैप्टर, जो हमारे सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो अधिगम क्या होता है हमारा, इसके बारे में आज जानेंगे। अधिगम में कौन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जानेंगे, जो हमारे सीटेट में अक्सर कर पूछे जाते हैं। उन वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जो हमारे सिलेबस में भी हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अधिगम अधिगम क्या होता है? अधिगम सीखना सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसमें साफ कहा गया है कि जो हम निरंतर अर्थात लगातार, सतत एवं जीवन पर्यंत, लगातार जीवन में जो हम सीखते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम में जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अधिगम का सिद्धांत क्या होता है? इसमें अधिगम के भी कुछ नियम हैं। अधिगम की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। कुछ लेखकों ने इन नियमों को सिद्धांतों की संज्ञा दी है। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। अधिगम क्रिया को बालक अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप स्वरूप संपन्न कर पाता है। तो सबसे पहले हमारे जो थॉर्नडाइक थे, उनका एक सिद्धांत है सीखने का सिद्धांत। इसको कई नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, अर्थात इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है इस प्रकार। तो देखते हैं किस प्रकार पुकारा जाता है। देखिए, तो इसमें थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी कहा जाता है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये भी कहा जाता है सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष उद्दीपक अर्थात लक्ष्य होता है कि हमें यह प्राप्त करना है। ठीक है, उसी वजह से सीखता है। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हमें सीटेट क्वालिफाइड करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, तभी तो हम क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो जो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, हमें प्रेरित करता है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, ठीक है, सीखना है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। अब जो हमें क्वालिफाइड करना है और हम जो सीख रहे हैं, इसके बीच जो संबंध है, जिससे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध, अर्थात इस बीच के संबंध को हम SR बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत पर परीक्षण बिल्ली पर किया। तो ये भी पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो हम बता सकते हैं बिल्ली पर किया। ठीक है, थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत में सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि को विशेष महत्व दिया। अर्थात जो प्रयास करके और जो त्रुटियां करके सीखता है उसे हम, जो थॉर्नडाइक हैं हमारे, उन्होंने विशेष महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हम किसी काम को करने में तृतीय भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है, तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, जो इसके शैक्षणिक महत्व है उनको जानेंगे। सबसे पहले हमारा शिक्षक इस सिद्धांत से समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकते हैं। दूसरा है, इसके आधार पर बार बार के अभ्यास से बालक की गलतियां को कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को सीखने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। अगला हमारा है, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, ये हमारे हो गए। इसके बाद आते हैं थॉर्नडाइक का अधिगम के नियम। जो अधिगम के नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अधिगम के नियम, इन नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब आइए जानते हैं 2 वर्ग कौन कौन से हैं वो।
तो हमारा एक वर्ग है मुख्य नियम और दूसरा वर्ग है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में 3 नियम हैं। सबसे पहला नियम है हमारा तत्परता का नियम। इसमें क्या होता है कि जब तक कोई व्यक्ति या कोई जानवर तत्पर नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। ठीक है, तत्पर होना चाहिए या इच्छुक होना चाहिए, तभी हम उसको सिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर जानवर कि अगर कोई घोड़ा है, अब घोड़ा अगर पागल घोड़ा ले लिया जाए, पागल घोड़ा ले लिया तो उसको 10 लोग भी अपने काबू में या कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा नॉर्मल घोड़ा होता है उसको एक व्यक्ति ही काबू में कर सकता है। तो दूसरा नियम है हमारा अभ्यास का नियम। इसमें क्या होता है अभ्यास का नियम, इसमें हम एक जिसको हम सीखना चाहते हैं उसको हम कई बार अभ्यास करते हैं, वही चीज़ कई बार दोहराते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार सीखते हैं उसे और सीख जाते हैं, उसको हम अभ्यास का नियम कहते हैं। उसके बाद अभ्यास का नियम सीखने के बाद जो हमारा प्रभाव होता है, प्रभाव का नियम, जो हमें उसका रिजल्ट जो होता है उसको हम प्रभाव का नियम कहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दूसरा है हमारा गौड़ नियम। क्या है गौड़ नियम? गौड़ नियम में क्या है, इसमें 5 नियम आते हैं। गौड़ नियम में 5 आते हैं। तो हमारा पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। जैसे कोई कार्य है, एक ही कार्य अनेक क्रियाओं से किया जाए, एक ही कार्य अनेक क्रियाओं से किया जाए, हमारा बहु अनुक्रिया का नियम कहलाता है। उसके बाद मानसिक स्थिति का नियम और हमारा तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। जो हम जैसे कोई बड़ा चैप्टर है उसको हम छोटा छोटा कर करके सीखें, आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है सदृश्य अनुक्रिया का नियम। तो सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इसके बाद आते हैं हम थॉर्नडाइक ने सीखने के पुनर्वलन को आवश्यक माना, क्योंकि सीखी गई अनुक्रिया, यहाँ पर मिस्टेक है, अनुक्रिया होगा, अनुक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए पुनर्वलन आवश्यक होता है। ठीक है, अर्थात फीडबैक आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादित रुचि शरीर शास्त्री इवान पी पावलोव थे। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं वो जानते हैं। इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है एवं इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके अनुसार सीखना अधिगम एक अनुकूलित अनुक्रिया है। तीसरा है यह माना जाता है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना एसआर मानव की प्रवृत्ति है। जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है तब नवीन उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है जो मूल उद्दीपक से होती है। इस प्रकार अनुक्रिया उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे है इसके जो सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है। हमारी शिक्षा है उसमें इस सिद्धांत के महत्व क्या है उनके बारे में जानते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो हमारा पहला महत्व है बालकों के समक्ष उचित एवं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके उन्हें अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा उन्हें उचित अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। दूसरा है इस सिद्धांत के आधार पर उचित स्वभाव व आदतों को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा हमारा है अनुकूलन तथा अभ्यास द्वारा बालकों को में संवेगात्मक स्थिरता विकास की जा सकती है। मानसिक उपचार में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा अगला है हमारा इस सिद्धांत द्वारा बालक होते हैं में सामाजिकरण की प्रक्रिया तथा अनुकूलन कराकर बालकों को सामाजिकरण किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारा तीसरा है आगे चलते हैं स्किनर का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है कार्यात्मक और प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक और प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूतन का अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे, कबूतर
की क्रियाओं पर किए। ठीक है, उन्होंने पूछा जाता है और किस पर मतलब चूहे के बाद किस पर प्रयोग किया, तो स्किनर ने हमारे चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, इस सिद्धांत के अनुसार हम वह व्यवहार करना सीख जाते हैं जिसमें परिणाम सकारात्मक होते हैं। ठीक है, और हम वह व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो हमें नकारात्मक परिणाम देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार की क्रिया को क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, आइए जानते हैं इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान आदि। जैसे कि इस सिद्धांत में क्या होता है कि अगर बच्चे ने कोई कार्य किया, ठीक है, अगर उसका नकारात्मक परिणाम आया, जैसे वो फेल हो गया, तो वो चीज़ जो उसने पहले पढ़ा था तो वो नहीं पढ़ेगा, दूसरी चीज़ पढ़ेगा जिससे कि वो पास हो जाए। ठीक, और जैसे ऐसा काम कोई बच्चा है किसी को गाली दे रहा है, तो उसे क्या मिल रहा है, दंड, उसे उसकी मार पड़ रही है, तो वो दोबारा गाली नहीं देगा क्योंकि उसकी मार पड़ेगी अगर गाली दी तो, इस वजह से वो गाली नहीं देगा। ठीक है, अगला का पॉइंट है, इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे भागों में बांटने पर बल दिया जाता है, जैसे अधिगम, शीर्ष तथा प्रभावकारी हो सकता है। जिससे कि अगर कोई बड़ा चैप्टर है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांटकर अगर उसको पढ़ें तो हमें अच्छा समझ में आता है और प्रभावकारी भी होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, छात्रों के व्यवहार को वांछनीय रूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि अपने छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा है, प्रबलन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हमारे C.L. हल हैं, जो अमेरिका के निवासी थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में कुछ, यह सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक तथा पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। सीखने का आधार की आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। मनुष्य या पशु उसी कार्य को सीखता है जिस कार्य से उसकी इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। हल का कथन है, अर्थात ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि हल ने क्या कहा। तो हल कहते हैं, सीखना आवश्यकता की पूर्तिकीय प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है। बालकों को प्रेरित करके ही पढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, स्किनर इस सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं। अगला पॉइंट है, वास्तव में सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, हल के अनुसार जब किसी जीवधारी की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती तब उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल फॉर, एक बिल्ली क्रियाशील भोजन प्राप्त। ठीक है, अगर कोई बिल्ली है, उसने क्रिया की और भोजन प्राप्त किया, इसमें भूखी थी बिल्ली, भूख क्या हो गई, चालक। दूसरा है, बिल्ली की भूख की आवश्यकता संतुष्टि हो जाती है, परिणाम स्वरूप भूख से चालक शक्ति बंद हो जाती है। शैक्षणिक महत्व देखते हैं। शैक्षणिक महत्व, इसमें पहला है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं में बालकों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरा है, यह सिद्धांत शिक्षा की प्रेरणा को महत्व देता है। तीसरा हमारा है, यह सिद्धांत कहता है कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली तथ्यों के उद्देश्य को स्पष्ट करना परम आवश्यक है। दूसरा है, इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओं से संबंधित की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है।
5वां यह सिद्धांत बताता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। 5वां हमारा है सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोलर। इसमें पहला पॉइंट है हमारा अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो थे वो गेस्टाल्टवादी थे। दूसरा है उनके मतानुसार व्यक्ति या प्राणी संबंध प्रक्रिया तथा प्रयत्न और भूल से ना सीख कर सूझ द्वारा सीखते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थितियों के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है, तत्पश्चात उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है। अन्य शब्दों में सूझ द्वारा सीखने का तात्पर्य परिस्थितियों को पूर्णतः समझकर सीखना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलर का प्रयोग। अब कोलर का प्रयोग सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कोलर ने, जो कोलर हैं यहाँ पर कूलर लिख दिया, कोलर ने 6 वनमानुषों की एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत पर खेलों का एक गुच्छा लटका दिया और कमरे के कोने में एक बॉक्स रख दिया। वनमानुष के समान मनुष्य भी सूझ के आधार पर सीखते हैं। प्रत्येक कार्य या क्रिया के सीखने में हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। विभिन्न समस्याओं का हल भी सूझ के माध्यम से होता है। सूझ को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो हमारे हैं बुद्धि, समस्या की रचना, अनुभव। फिर है शिक्षा में महत्व। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, तो आइए उसको देखते हैं। तो हमारा पहला है अध्यापक द्वारा कुछ समस्या छात्रों के समक्ष अग्र रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि वह समग्र रूप में छात्र में समकक्ष प्रस्तुत ना हो जाए। दूसरा है बालकों का ध्यान समस्या में केंद्रित करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा सीखने में बालकों की जिज्ञासा को बताए रखा जाए। बिना जिज्ञासा के सूझ का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सूझ द्वारा सीखने में अनुभव का अधिक योगदान रहता है। अध्यापक और छात्रों के पूर्व अनुभव के संगठन द्वारा ध्यान देना चाहिए। सूझ के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय का कार्य छात्र को सूझ के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्दृष्टि का विकास तभी संभव है जबकि उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट होंगे तथा छात्रों के लिए उपयोगी होंगे। उद्देश्य की दृष्टिकोण करके अध्यापक बालकों को प्रेरित कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी।